हेलो माय चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। आज हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन के लिए जुड़े हैं, विच इज शेड्यूल नंबर 1 और सेक्शन 7(1)(c). हम लोग काफी लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं अपने, और सप्लाई के अब हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच रहे हैं। अगर आपने सप्लाई का ये पार्ट अच्छी तरह से सीख लिया, समझ लेना आपके एग्जामिनेशन में काफी नंबर सिक्योर हो जाएंगे सप्लाई वाले चैप्टर से। ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपको मिस नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को जो जीएसटी पढ़ता है, क्योंकि 7(1)(c) बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आने वाले सारे जीएसटी में 7(1)(c) का रेफरेंस आपको मिलेगा। इतना सेक्शन कोई और से इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये है, इसी वजह से इसको सेपरेटली कवर कर रहे हैं। चलो, दमदार सेक्शन है। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ा 7(1)(a). हमने उससे पहले मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ आपको। हमने देखा 7 होता है सेक्शन सप्लाई का ऑफ CGST एक्ट, है ना। उसमें हमने देखा कि 7(1) है कोई सा सेक्शन जो ये बताता है कि सप्लाई में क्या क्या आएगा। ठीक है। फिर 7(1) के अंदर हमने देखा 7(1)(a), जिसके अंदर हमने 3 बातें पढ़ी: फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, मेड फॉर कंसिडरेशन, इन कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। तो ये तीनों बातें हमने देखी। फिर हमने देखा कि ये जो तीनों बातें हैं, इनके साथ में कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन भी है। तो मेड फॉर कंसिडरेशन का एक्सक्लूजन था 7(1)(c), कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक्सक्लूजन था 7(1)(b). तो अगर आप इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज करते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन फॉर पर्सनल इवन फॉर पर्सनल पर्पस, तो वो हमारा 7(1)(b) में कवर होता है। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन करते हो फिर 7(1)(c) में आ जाते हैं। और 7(1)(c) में क्या है आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। चलो, 7(1)(c) बेटा जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, मैंने यहाँ पे 2 क्लासेस में बांटा हुआ था। एक जहां पे कंसिडरेशन है वही सप्लाई है, बी जहां पे विदाउट कंसिडरेशन है, मतलब यहाँ कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी को पैसा नहीं भी देते हो तो भी वो सप्लाई मान लिया जाएगा। सर ऐसे कैसे? कि मतलब जैसे मान लो इस इंसान ने इस इंसान से कोई सामान खरीदा और इसने इस सामान को फ्री में दे दिया, तो भी बोला जाएगा कि ये सप्लाई है जीएसटी में। सर ये तो जबरदस्ती हो गई। हाँ बेटा, यही आपको समझना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर आपको जो सामान मिला वो एक तरीके से वैलिड सप्लाई है, इवन यू हैव रिसीव्ड इट विदाउट एनी कंसिडरेशन। चलो, तो इसके अंदर हमारे पास एक कोड है जिसको बोलते हैं आरबीआई एजेंट। आरबीआई एजेंट, आर का मतलब क्या हो गया? पहला, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। सेकंड, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। थर्ड, आई का मतलब हो गया इंपोर्टेशन और सर्विसेज। एंड फोर्थ का मतलब हो गया एजेंट। तो अगर आप इंपोर्टेशन और सर्विसेज करते हो फॉर पर्सनल पर्पस तो 7(1)(b) में जाना। इंपोर्टेशन और सर्विसेज करते हो नॉट फॉर पर्सनल पर्पस लेकिन विदाउट कंसिडरेशन करते हो तो 7(1)(c) में आना। 7(1)(c) के इस वाले पॉइंट में, आई वाले पॉइंट में कवर होगा। इसके ऊपर आप डाल लेंगे नया स्टार। हमारा नया स्टार कितना होगा? स्टार नंबर हमने 2 डाल लिया था, 3 भी डाल लिया था इसके ऊपर। नाउ दिस विल बी आवर स्टार नंबर 4। आ जाओ जी, नीचे ले आता हूँ मैं तुमको और इसे फटाफट कवर कराता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार नंबर 4, ठीक है, स्टार नंबर 4 आप भी डाल लेना। 7(1)(c) रेड विद, हमें एक और पढ़ना पड़ेगा इसके साथ में, जिसको बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल में क्या होता है बेटा? लिस्ट होती है। 7(1)(c) तो हमें बोलता है कि ऐसी कौन कौन सी सप्लाईज हैं। बेसिकली 7(1)(c) ये बोलता है कि स्पेसिफाइड सप्लाईज के ऊपर, स्पेसिफाइड सप्लाईज के ऊपर अगर आपको कंसिडरेशन नहीं भी मिली देन ऑल्सो इट विल बी अ वैलिड सप्लाई। 7(1)(c) हमको ये बोलता है। अब वो स्पेसिफाइड सप्लाई कौन सी है ये देखने के लिए हमें आना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 1 में। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं सेक्शन नंबर 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल नंबर 1। तो शेड्यूल अलग अलग है जो लिस्ट को बताते हैं। तो शेड्यूल मीन्स अ लिस्ट, शेड्यूल मीन्स अ टेबल। तो टेबल नंबर 1 CGST एक्ट के अंदर हमें ये बताएगी कि कौन सी ऐसी बेसिकली सिचुएशंस होंगी जहां पे विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई बन जाएगा। हमेशा नहीं होगा ऐसा, वो सिचुएशंस बताई जाएंगी। अभी बताया क्या है? आरबीआई एजेंट। ये बेटा कोड आपको याद रखना है। आर का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बी का मतलब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। आई का मतलब हमारा हो गया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। एजेंट का मतलब एजेंट सर्विसेज। एक एक करके सारी चीज समझाऊंगा, समझते हुए चलना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पैरा नंबर 2 है ये। अब देखो इसके अंदर ना पैरा है, पैरा नंबर 2 ये है हमारा, और पैरा नंबर 1 ये है। सर पैरा मतलब उस टेबल के अंदर सबसे पहला आइटम जो लिखा हुआ है वो ये है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। लेकिन क्योंकि मैंने आपको कोड ऐसे याद कराया है आरबीआई एजेंट, इसलिए मैं आपको इस मैनर से फुलफिल नहीं करा पाऊंगा जो टेबल में मैनर है। टेबल में पहले नंबर पे हमारा ये है बी, और टेबल में सेकंड नंबर पे हमारे पास ये है रिलेटेड पर्सन वाला, ये सेकंड नंबर पे है। और पैरा नंबर 3 हमारा जो है
पैरा नंबर 3, ये पैरा नंबर 4 इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है और पैरा नंबर 3 एजेंट सर्विसेज है। लेकिन आपको पैरा वाइज याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे भी पढ़ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। सबसे पहला रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन। मैंने आपको पर्सन जब पढ़ाया था, टैक्सेबल पर्सन याद है आपको, मैंने आपको टैक्सेबल पर्सन जब पढ़ाया था, कहाँ गया टैक्सेबल पर्सन, तो मैंने आपको रिलेटेड पर्सन पढ़ाया था, ये रहा। जब मैंने आपको पर्सन पढ़ाया था, रिलेटेड पर्सन पढ़ाया था, इसलिए मैं आपको दोबारा वो चीज नहीं समझाने वाला। इसके लिए आप फटाफट वो लेक्चर जाके देख लेंगे, उस लेक्चर के अंदर ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे कि रिलेटेड पर्सन क्या होता है। इसलिए एडवांस में समझा दिया था ताकि बाद में जाके कोई भी दिक्कत आपको ना आए और आपका टाइम वेस्ट ज्यादा ना करूं मैं। मैंने जब आपको समझाया था, जब भी बताया था कि ये सारी चीजें हमें अलग अलग जगहों पे पड़ेगी जरूरत है। जब भी रिलेटेड पर्सन लिखा रहेगा तो हमें याद करना पड़ेगा रिलेटेड पर्सन क्या था, इसलिए मैंने उसको सेपरेटली कवर करा। ठीक है, अगर मैं यहाँ कवर करता था ना, तुमको सेक्शन 71C समझ में आता ना, रिलेटेड पर्सन समझ में आता। अगर आपने क्लासेस शुरू से स्टार्ट से मेरी देखी है क्लासेस, तो आपको पता होगा रिलेटेड पर्सन हमने बहुत डिटेल में आधा घंटा 45 मिनट लगा के समझा था। अब वो टाइम हमने जो वहाँ पे लगाया, इन्वेस्ट किया, वो अब हमारा काम आएगा, क्योंकि हम 71C को जल्दी कवर कर पाएंगे, उसकी वजह से हमें अब वो दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं नोट्स में नीचे वापस। हमने देखो इतना सब कुछ जब से कवर कर लिया। ओके देखो, एज पर सेक्शन 71C रेड विद शेड्यूल नंबर 1, ट्रांजेक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्सन अंडर सेक्शन 15 और डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25 शैल बी अ वैलिड सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। तो आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे लिखा है इन कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। तो बेटा 71C ये बोलता है कि 71C ये बोलता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, 71C वर्सेस 71A। 71A ये बोलता है कि फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सारी कवर है, 71C भी यही सेम बात बोलता है। लेकिन 71 ये बोलता है कि मेड फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए एंड इन कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो कंसिडरेशन के बारे में कुछ भी बात नहीं करता, ये बोलता है सेम। मतलब ये खाली इस चीज को क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है, बाकी सारी 71A वाली चीजें ही हैं। तो 71C सिर्फ क्या बता रहा है, ऐसी सिचुएशन जिन ट्रांजैक्शन में अगर कोई कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी वो सप्लाई है। नाउ अगेन मैं वापस से क्लियर कर दूं, सप्लाई डज नॉट मीन्स उसके बाद जीएसटी लगेगा। बहुत सारे बच्चे तो इसी चीज में पागल रहते हैं। अरे भैया सेक्शन नंबर 7 आपको सप्लाई बता रहा है, सप्लाई। हमने पढ़ा था कि सप्लाई एक वाइटल कंपोनेंट है जीएसटी लेवी के लिए। लेवी हो गया, कलेक्शन में एग्जामिशंस भी तो हैं आगे, आपको समझना है। जीएसटी सप्लाई का एक वाइटल कंपोनेंट तो है, लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी ना होगा। सप्लाई है, आगे जाके एग्जाम्प्ट कर दी सरकार ने, बताओ क्या करोगे, जीएसटी थोड़ा ना लगा दोगे उस पर फिर। तो इसलिए सप्लाई का मतलब हमेशा जीएसटी लगना नहीं होता, ये दिमाग में बैठा लो बात। फाइनल वाले बच्चे ध्यान से समझने इस बात को, इंटर वाले बच्चे तो अभी अभी छोटे हैं, सीखने का मौका उनको मिलेगा। फाइनल वाले बच्चे दिमाग में बैठा लें कि सप्लाई में वैलिड सप्लाई ढूंढना इज नॉट इक्वल टू जीएसटी चार्जेबिलिटी और टैक्सेबिलिटी। ठीक है, ये सप्लाई बताएंगे सेक्शन नंबर 7 में खाली। ओके सर, हमें ये बात समझ में है कि 71C के अंदर भी कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और कंसिडरेशन चाहे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब रिलेटेड पर्सन कौन से होते हैं, मैंने आपको बता दिया था ऊपर सेक्शन नंबर 15 में कि ये सारे रिलेटेड पर्सन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले मैंने बताया था डायरेक्टर ऑफ वन अनदर ऑफ अनदर बिजनेस, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था पार्टनर इन बिजनेस। तीसरा बताया था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। चौथा मैंने आपको बताया था कॉमन होल्डिंग, जहां पे आप दो एंटिटी में 25% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर अपनी रखते हो तो वो दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन होंगे। उसके बाद मैंने पांचवा आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अदर, अगर आप किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, इसमें सनी लियोन सनी देओल वाला एग्जांपल दिया था, बॉबी देओल भी था उसमें, तो वहां पे भी आपका क्या नाम है, वो दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन होंगे जिनको आप कंट्रोल करते हो। इसके बाद टू कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, और जिन एक इंसान ने, मतलब एक इंसान ने दो एंटिटी को कंट्रोल किया है तो वो दोनों आपस में एंटिटी क्या होंगी, रिलेटेड पर्सन होंगी। और टू कंट्रोलिंग थ्री, अगर दो मिलके तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं या एक मिलके दो को कंट्रोल कर रहा है तो दोनों ही केस के अंदर रिलेटेड पर्सन है वो। और फैमिली मेंबर्स हमने ये पढ़ा था। फैमिली मेंबर में कौन कौन आता है बेटा, फैमिली मेंबर में अपने पापा अपनी मम्मी। सर अपने पापा अपनी मम्मी मतलब क्या होता है बेटा, स्पाउस के मम्मी पापा इसमें कवर नहीं है। अपने पापा अपनी मम्मी अपने बच्चे, ये सारे लोग आते हैं। अपने बच्चे अपनी बीवी तो हमेशा कवर है, लेकिन मम्मी पापा जब कवर होंगे जब होली डिपेंडेंट मेरे ऊपर है, और सिबलिंग भी जब भी कवर होगी जब मेरे ऊपर होली डिपेंडेंट है। होली डिपेंडेंट का मतलब क्या है सर, उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, खाना पाना रहना सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ओके सर, इसके बाद हमें एक नई चीज सीखनी है, डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक बात लिखी हुई है कि ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन अंडर सेक्शन 15 या
डीपी डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25, ये दोनों के दोनों ही अगर ट्रांजेक्शन कुछ करते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो उनको हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, वैलिड सप्लाई। तो अब हमें सेक्शन नंबर 25 समझना है, वो मैंने आपको ऊपर से नहीं समझाया क्योंकि जब आपको शायद समझ ही ना आता। समझो, जीएसटी इज अ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पूरा लिख लेना, वैसे मैंने छोटा ही लिखा है। जीएसटी इज अ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। सर इसका मतलब क्या हुआ? पैन समझते हैं ना सभी लोग? सर परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जीएसटी एक परमानेंट अकाउंट नंबर के ऊपर बेस होता है, पैन। और आप सभी को पता है कि पैन एक ही होता है फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ। तो मतलब क्या इसका ये है सर कि मैं खाली एक ही जीएसटी नंबर ले सकता हूं? नहीं सर, पैन बेस्ड होता है लेकिन एक पैन के ऊपर मल्टीपल जीएसटी नंबर लिए जा सकते हैं। नंबर कैन बी अवेल्ड, समझे आप? लेकिन होता पैन के ऊपर बेस्ड ही है। अब कोई मल्टीपल जीएसटी नंबर लेना क्यों चाहेगा? दो कारण। पहला, मेरे मल्टीपल वर्टिकल्स हैं, मतलब मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करता हूं, तो मैं चाहता हूं मेरा हर एक बिजनेस का जो है वो रजिस्ट्रेशन अलग हो। जैसे मैं कैलकुलेटर भी बनाता हूं और मैं माउस भी बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा कैलकुलेटर वाला बिजनेस जो है उसका जीएसटी अलग हो और ये माउस वाले बिजनेस का जीएसटी अलग हो। अब मेरा पैन नंबर तो एक ही है बेटा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दो जीएसटी नंबर ले सकता हूं एक ही पेन से, हालांकि होता पैन बेस्ड है। सेकंड, मेरा जो ज्योग्राफिकल एरिया वो डिफरेंट है, मतलब मेरी एक ब्रांच दिल्ली में है और एक ब्रांच मेरी मुंबई में है। तो मैं दोनों का अलग अलग जीएसटी ले सकता हूँ, दिल्ली वाले का अलग जीएसटी, मुंबई वाले का अलग जीएसटी, एक ही पेन पे। पैन मेरा एक ही है, जैसे मान लो मेरा नाम सचिन है और मेरा पैन कार्ड भी एक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब उस पैन कार्ड के ऊपर मैं रजिस्ट्रेशन दिल्ली में भी ले सकता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में भी कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। अब मान लो मैंने कोचिंग सेंटर खोल लिया मुंबई में, तो मैं मुंबई में भी जीएसटी नंबर ले सकता हूँ उसी पैन के ऊपर। तो ये बात आपको याद रखनी है, अभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्या एक पैन के ऊपर मल्टीपल जीएसटी नंबर लिए जा सकते हैं? आंसर इज यस। बहुत सारे बच्चों को तो यार यही नहीं पता होता। आप भी फाइनल में आ गए, आप अपने आप से पूछिए क्या ये बात आपको पहले पता थी नहीं थी? अगर पता थी तो बेटा बहुत अच्छी बात है, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि आजकल स्कैम इतने चल रहे हैं कि पढ़ाई के नाम पे बच्चे रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने के बाद पास हो जाते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, मिजरेबली तरीके से फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में बेटा आपकी दिमाग रट्टा वाला नहीं चलेगा, आपका क्रिएटिव दिमाग चलता है। जब आपको यही बात नहीं पता होगी कि एक पेन के ऊपर मल्टीपल जीएसटी ले सकते नहीं ले सकते, तो काम क्या करोगे आप फिर? किसका रजिस्ट्रेशन करके दोगे? कितने पैसे लोगे उससे? 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन करोगे क्या आप ये बात समझो। आपको पैसे कोई क्यों ही देगा फिर, जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो। इतनी बात समझ में जो मैंने समझाया, दो कारणों से लोग अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेन दिक्कत क्या हुई कि लोगों ने बोला कि हमारा पेन तो एक ही है, लेकिन हमने क्या किया, हमने दो रजिस्ट्रेशन ले लिए। तो जीएसटी वालों ने बोला कोई बात नहीं, तुम दो रजिस्ट्रेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो दो रजिस्ट्रेशन आपने लिए हैं इवन अंडर सेम पेन टू जीएसटी रजिस्ट्रेशंस आर टू बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। ये बेटा लिख लो, काम आएगा, समझे? इतना कोई भी नहीं लिखवा रहा क्लास नोट्स में, रेगुलर क्लास में नहीं लिखवाते लोग यहाँ पे। समझ रहे हो आप? मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसका आप सम्मान कीजिए, जो चीजें बोलता हूँ लिखिए, डिसिप्लिन में रहिए। समझे आप मेरी बात को? जब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं किसी को कंट्रोल करके या कुछ करके मुझे क्या मिलेगा बताओ? मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे डिसिप्लिन से क्लास यूट्यूब पे भी देख रहे हैं मेरी, वो बच्चे बहुत बढ़िया नंबरों से पास हों। जब वो बहुत बढ़िया नंबरों से पास हो जाएंगे तो जरूर जरूर मेरे पास वापस आएंगे और मुझे बोलेंगे कि सर थैंक यू कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया। और बस वही फीलिंग के लिए भूखा हूं मैं कि मैं किसी बच्चे की जर्नी के अंदर जो सीएमए या सीए बनने वाला है उसको सपोर्ट कर दूं। चाहे मैं फाइनेंशियली नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं अपने एजुकेशन सर्विसेज से तो कर ही रहा हूँ ना। तो ये जो मैं हेल्प कर रहा हूँ ये मॉनेटरी हेल्प से भी ज्यादा ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब वो बच्चे खुश हो जाएंगे, पेपर पास हो जाएगा उनका, तो जो उनकी एक तरीके से फीलिंग होगी, जो मेरे लिए उनके पास एक ग्रेटिट्यूड होगा, उसको मॉनेटरी वैल्यू में मैं कभी कंसिडर कर ही नहीं सकता। मैं पेड क्लासेस भी देता हूँ, आपको पता ही होगा ये तो, अभी तक जब आप क्लास फॉलो कर रहे होंगे तो। लेकिन पेड वाले बच्चों भी जब मतलब पास होते हैं तो भी मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं उनकी लाइफ में एक हिस्सा बन पाया
एक लैडर बन पाया उनकी सक्सेस में, जिसके ऊपर चढ़ के वो आगे निकले। बट स्टिल मैंने किसी की लाइफ में चेंज लेकर के आया अपनी पढ़ाई के द्वारा, है ना, पढ़ाई के द्वारा। तो पढ़ाई के द्वारा जो चेंज आता है ना एक बच्चे की लाइफ में, बहुत वैल्यूएबल होता है बेटा। तो इसलिए नोट्स लिख लो, ठीक है। ये मत बिल्कुल समझना कि नोट्स लिख के क्या ही होगा, हम समझ तो गए हैं। रिवीजन करोगे ना ब्लैंक हो जाओगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। इतना मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ टाइम लगा के थोड़ा, ताकि आप मेरी बात समझो। इवन अंडर सेम पेन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन आर टू बी ट्रीटेड ए डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब अगर मैंने अपनी दिल्ली वाली ब्रांच से अपनी मुंबई वाली ब्रांच में कोई माल ट्रांसफर करवाया, तो क्या उसके ऊपर मुझे जीएसटी देना पड़ेगा? क्या ये वैलिड सप्लाई होगी? हाँ सर, ये एक वैलिड सप्लाई होगी। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपनी दिल्ली वाली ब्रांच से कोई मुंबई वाली ब्रांच में चीज ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप ही तो दोनों ब्रांच है यार, आप क्यों उससे पैसे लोगे? इस चीज के लोगे क्या? बेवकूफ अगर आप पैसे लेते हो तो। मैंने बोला कि मेरी दिल्ली वाली ब्रांच है, दिल्ली वाली ब्रांच में हमारे पास जो बुक्स होती हैं, जो आपके कोर्स की भी बुक है, ठीक है, जीएसटी 360 नाम है हमारी किताब का। तो जीएसटी 360 जो किताब है, मान लो दिल्ली में मेरी छपी, ठीक है, लक्ष्मी नगर में। अब मैंने ये ट्रांसफर कर दिया मुंबई वाले कोचिंग सेंटर को, ताकि वहां के बच्चे भी इसको अवेल कर पाए। प्रिंटिंग हमारी दिल्ली में ही होती है। तो अब दिल्ली वाली ब्रांच से जब ट्रांसफर हुआ मुंबई में, तो ये ट्रांसफर बेटा जब मेरी दोनों ब्रांचेस है, मेरे पैन नंबर पे रजिस्टर्ड है, तो ये थोड़ी ना मैं यहाँ पे कंसिडरेशन लेने वाला हूँ या बोलूंगा यार मुंबई वाली ब्रांच तुम दिल्ली वाली ब्रांच को पैसे दो, ये तो बेवकूफी हुई ना। तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हुई, अगर कंसिडरेशन में नहीं भी देता हूँ तो भी सरकार ने बोल दिया कि वैलिड सप्लाई है। अब बताओ, है ना सोचने वाली बात? हाँ सर, जो मैंने आपको समझाई बात वो यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है हैव टू रजिस्टर अंडर एवरी स्टेट of operation separately if it exists a specific limit of turnover with same PAN multiple GST registration could be taken। अच्छा, आप अपनी मर्जी से भी काम कर सकते हो, और हम रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में लिमिट भी पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आप वो लिमिट एक्सीड कर देते हो तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा, फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। एक्सीड स्पेसिफिक लिमिट में क्या हो जाएगा? प्रोविजन अप्लाई हो जाएगी। प्रोविजन अप्लाई हो जाएगी तो फिर आपको लीगली वो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, लेकिन अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। जैसे मैंने लिमिट कमिट नहीं किया, मैंने नया वहां पे ब्रांच खोला तो नया जीएसटी नंबर ले लिया। अब यहाँ पे क्या है देखो, सप्लायर जो है उसका दिल्ली का ऑफिस है जो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, ठीक है, और एक मुंबई का ऑफिस है वो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में। अब इन दोनों को यूनिक और डिस्टिंक्ट टैक्स पेयर माना जाता है जीएसटी में बोला जा रहा है कि ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। तो ये दोनों जो भी डीलिंग करेंगे आपस में, इवन विदाउट कंसिडरेशन, इट कैन बी और इट विल बी टर्म्ड एज सप्लाई, वैलिड सप्लाई अंडर सेक्शन 71C। मैंने बहुत अच्छे तरह समझाने की कोशिश करी है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं और अच्छे तरह से समझाने की कोशिश आपको करूंगा। वॉइस नोट वगैरह भेजूंगा, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं फिर, है ना, डाउट सेशन में। ओके सर, सेक्शन नंबर 25 समझ में आया? डीम डिस्टिंक्ट पर्सन किसे कहते हैं? कि आप है तो एक ही इंसान, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होने की वजह से आपको दो अलग अलग इंसान माना जा रहा है। सर समझ में आ गया हमको, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 25(5) भी है, रेड विद सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अब आईजीएसटी एक्ट जो है ना, वो सेक्शन 8 में कुछ एडिशनल चीजें बताता है कि कौन कौन सी एडिशनल चीजें जहां पे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। सर कौन सी कंडीशन है वो देखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेम एंटिटी शैल बी टर्म्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। कब? इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन। बेटा समझे आप? इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन मतलब ऊपर तो बेटा क्या था कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और एक रजिस्ट्रेशन के अंदर आपकी दो ब्रांच है, ब्रांच 1 जिसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, और ब्रांच 2 जिसका एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन है ना। ऊपर तो यही था, लेकिन आईजीएसटी एक्ट आ गया और आईजीएसटी एक्ट ने बताया आके कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आपको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। कब? जब एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया हो या एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड यूटी या स्टेट हो। ओहो हो, अब फंस गई गड़ारी। देखो भाई, अगर मेरी ब्रांच एक दिल्ली में है जो कि रजिस्टर्ड है, और माल में सप्लाई करूं लखनऊ में जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि अनरजिस्टर्ड है। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे, हम बेवकूफ थोड़े ना। अगर हमारी लिमिट एक्सीड नहीं होती बेटा तो हम रजिस्ट्रेशन क्यों कराएंगे? वो स्पेसिफाइड लिमिट अगर हम एक्सीड नहीं करते तो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे ही नहीं। रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो हमारे पर प्रोविजन लागू ही नहीं होगी, ये वाली चक्कर ही खत्म। मैं रजिस्ट्रेशन सेपरेट कराऊंगा जब भी तो डिस्टिंक्ट पर्सन बनूंगा, मैं करा ही नहीं रहा। तो सरकार ने बोला बेटा ज्यादा चंड बनने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराओगे और आप दूसरी स्टेट में हो तो भी बेटा वो आप वैलिड सप्लाई में आ जाओगे। सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी ने चीज क्लैरिफाई कर दी है। लेकिन सर अगर मान लो दिल्ली में एक मेरी ब्रांच लक्ष्मी नगर में है
और एक मेरी ब्रांच सेकंड जो है भजनपुरा में है। अब यहाँ से यहाँ माल ट्रांसफर हुआ, पैम्पलेट छपवाए लक्ष्मी नगर में और भजनपुरा वाली ब्रांच में ट्रांसफर करवा दिए, तो क्या उस पर भी वैलिड सप्लाई मानी जाएगी? नहीं सर। इंट्रा स्टेट नहीं मानी जाएगी। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो, अगर मान लो दिल्ली में है हम और हमने इसका रजिस्ट्रेशन ले रखा है और मैंने इसका भी रजिस्ट्रेशन ले लिया, एक ही जगह ले लिया, दो रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ भाई, मेरे डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। मान लो लक्ष्मी नगर वाली ब्रांच है वो केवल प्रिंटिंग में डील करती है, मैंने ले लिया भाई, एक ही स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन भी ले सकता हूँ मैं एक पेन पे। समझे आप? हाँ सर समझ में आ गया। तो बेटा अगर ये दोनों रजिस्टर्ड हैं और इंट्रा हैं तो डिस्टिंक्ट पर्सन है ही। अगर रजिस्टर्ड अलग अलग करा लिया तो फिर तो अलग अलग है ही, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अलग अलग तो सेम स्टेट में तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, सेम स्टेट में नहीं है। लेकिन जैसे डिफरेंट स्टेट में पहुंचते हो, चाहे रजिस्ट्रेशन ना भी हो तो भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, या तो आउटसाइड इंडिया हो या तो स्टेट से बाहर हो। तो आपको एक बात समझ में आई कि बेटा इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो इवन इंटर स्टेट सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन रजिस्टर्ड एंड unregistered person will be valid supply under 71C। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। क्रक्स आपको जो ऊपर समझाया अच्छे से, बस वही ध्यान रखना है, मोटी मोटी बात यह है, इंटरस्टेट करोगे सप्लाई, रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड में करोगे तो भी भाई कवर हो, और अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो फिर तो भाई कहीं पे भी करो, इंट्रा में भी कवर हो इंटर में भी कवर हो, बस अनरजिस्टर्ड वाले इंटर में कवर है इंट्रा में कवर नहीं है। सर समझ में आ गया। तो बेटा इनके बीच में कोई भी सप्लाई होगी विदाउट इवन कंसिडरेशन shall be a valid supply made for course और furtherance of business। देखो भाई मैंने कितने डिटेल में आपको समझाया, खाली एक पॉइंट पे मैंने आपको इतना समय लगा के समझाया। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई हो। पैरा 2 मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं, पैरा नंबर हम लोग देखते हैं अगला, एम्प्लॉय वाला पैरा नंबर कौन सा था? पैरा नंबर 1, एक मिनट, हाँ एक मिनट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर इसमें ही कवर है, पहले मैं इसको कवर कर लूँ है ना। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर इसमें ही कवर है, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भी क्या होते हैं? रिलेटेड पर्सन होते हैं ना यार, इसी पॉइंट में तो कवर है ये भी। देखो मैंने आपको ऊपर बताया ना रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर भी आते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या वो कवर है नहीं है, वो डिपेंड करेगा इन बातों के ऊपर। देखते हैं यहाँ पे, समझिए, एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट perquisites provided by the employer to the employee shall not subject to GST shall not subject to GST, or any free of cost membership of club health or fitness center would not subject to GST। अगर बेटा जब आपने ज्वाइनिंग ली, उस ज्वाइनिंग में लिख के दे दिया कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपको जिम का फ्री एक्सेस मिलेगा, जिम फ्री एक्सेस, तो बेटा वो फिर माना नहीं जाएगा वैलिड सप्लाई, ये बात याद रखना, उसके बाद जीएसटी भी नहीं लगेगा। इसी तरह एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है नॉर्मल डेली कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो उसका काम ही है जिसके लिए उसे अपॉइंट किया गया है, उसके ऊपर भी बेटा कोई जीएसटी नहीं है, ये बात याद रखना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने आपके लिए कि एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो आप डेली या जिसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, मतलब जिसके लिए आपको जॉब पे रखा गया है यार, जब आप वो सर्विस दोगे तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज है, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अच्छा ये बात याद रखना है आपको कि सैलरी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। और एक पॉइंट और है इसमें कि गिफ्ट, अगर आप एम्प्लॉयर आपको गिफ्ट देता है, कोई एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दिया एज एन एम्प्लॉय, तो आप तो बोलोगे ना 7(1) के हिसाब से जो गिफ्ट मिला है हमें विदाउट कंसिडरेशन है तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। सरकार ने बोला नहीं, 50,000 रुपए की बेटा लिमिट है इसमें, 50,000 रुपए की लिमिट है पर एम्प्लॉय पर ईयर, यहां तक ये टैक्सेबल नहीं है। इसके बाद अगर ये वैल्यू बढ़ जाती है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ओके सर, अलाउड पर एम्प्लॉय 50,000 रुपए तक का गिफ्ट आपको हर साल मिल सकता है अपने एम्प्लॉयर से, उसके पर जीएसटी नहीं लगेगा। उससे ज्यादा मिलता है तो जीएसटी देना पड़ेगा बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। 50,000 रुपए की लिमिट है गिफ्ट की। ओके सर, समझ में आ गया हमको। 7(1) का पैरा नंबर कौन सा था? पैरा नंबर हमारा ये पैरा नंबर बेटा ये था मेरे ख्याल से 2, हाँ पैरा नंबर 2 था। पैरा नंबर 2 हमको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पैरा नंबर देखते हैं, हमारा जो अगला पैरा कौन सा है? पैरा नंबर 1 है।
ट्रांसफर बिजनेस एसेट्स परमानेंटली। देखो भाई, अब ट्रांसफर बिजनेस एसेट्स क्या होता है? बिजनेस में बिजनेस एसेट्स का मतलब ऑल एसेट्स। जीएसटी में बिजनेस एसेट्स की कोई डेफिनेशन नहीं दी, लेकिन किसी को बाहर भी नहीं रखा गया कि हम लोग इस एसेट को बाहर रखेंगे। तो इवन दो मान लो आपने स्टॉक ट्रांसफर कर दिया किसी को फ्री में, तो वो भी वैलिड सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है? ट्रांसफर बिजनेस एसेट्स परमानेंटली। तो यहाँ पे दो बात है, परमानेंटली और बिजनेस एसेट्स। पहली बात, बिजनेस एसेट्स आप समझ गए, मतलब सब कुछ, किसी भी नाम से बुलाओ, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, करंट हो, नॉन करंट हो, जिसे हम लोग फिक्स भी बोलते हैं, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, ऑपरेटिंग हो, या कोई सी भी हो, और सारी एसेट कवर हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे समझते हैं कि ये सिर्फ फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है। नहीं बेटा, फिक्स एसेट नहीं, ज्यादातर केस फिक्स एसेट के ही होते हैं, लेकिन लगता सब पे है। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि अगर आपने बिजनेस एसेट्स ट्रांसफर करी है जिस एसेट के ऊपर आपने आईटीसी लिया हुआ था, आईटीसी लिया हुआ था, तो मैं ऐसा बोल दूं यहाँ पे बिजनेस एसेट्स का मतलब क्या है? जिसके ऊपर आपने आईटीसी अवेल किया होगा, बस वही बिजनेस सेट्स है यहाँ पे। क्यों बेटा? जिसके ऊपर आपने आईटीसी अवेल नहीं किया उसको आप बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफर भी करते हो तो वो वैलिड सप्लाई नहीं बनता। यही बात यहाँ पे लिखी है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक नोट। नोट लिख लेना, नोट। बिजनेस असेट्स मींस असेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड सब्जेक्ट टू सेक्शन 16। भाई आईटीसी पे अवेलेबल है भी नहीं है ये भी देखना पड़ेगा, सेक्शन 16 बताएगा वो हमको। लेकिन अगर हमने उसके ऊपर आईटीसी अवेल कर लिया है तो वो बिजनेस सेट की कैटेगरी में आ गया फिर। और जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया है उसको आप बिना किसी कंसिडरेशन के भी परमानेंट ट्रांसफर कर देते हो तो भी बेटा उसको वैलिड सप्लाई माना जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये मैंने बात लिखी हुई है, वेयर आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन सच असेट्स दिस पैरा शैल नॉट कवर इट। मैंने बता दी ये बात है ना, कि जहां पे आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा तो इसका मतलब आपने नॉट अवेल है वो। जब अवेलेबल ही नहीं है तो आपने अवेल ही नहीं किया, जब अवेल नहीं किया तो ये पैरा में कवर नहीं होगा, फिर वो वैलिड सप्लाई भी नहीं होगी। ठीक है, वो वैलिड सप्लाई भी नहीं होगी। सर एक एग्जांपल दो ना जो कवर नहीं है। तो बेटा इस ना कवर होने वाले का एग्जांपल आपको मैं चलो एक दे देता हूँ, जब आप इतना पूछ रहे हो मेरे से तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जिसके ऊपर आईटीसी ब्लॉक्ड है, जिसके ऊपर आईटीसी नहीं ले सकते। देखिए जी, अगर आपने कोई गुड्स है जिसको आपने एज अ फ्री सैंपल दे दिया, क्या दे दिया? फ्री सैंपल। तो एज पर सेक्शन नंबर 17 ना उनके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा फ्री सैंपल के ऊपर। तो जब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा तो ये वैलिड सप्लाई भी कैसे हो जाएगी? समझे कैसे? देखो स्ट्रक्चर लॉ कितना बढ़िया। अगर कोई चीज आपने फ्री सैंपल दे दी विदाउट इवन कंसिडरेशन, है ना, तो फिर क्या माना जाएगा कि वो वैलिड सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल नहीं है। सर मोटर कार के ऊपर भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होता। तो आपके बेटा ये बात याद रख रही है, जब भी आपको जब पढ़ोगे ये चीज तो ये बात याद आनी चाहिए कि सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 ऑब्वियसली बात है, ये बताता है हमें कि कौन कौन सी चीजें के ऊपर हम लोग आईटीसी नहीं ले सकते। आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा वैसे, अभी के लिए समझ लो जिनके ऊपर आईटीसी नहीं ले सकते, जस्ट एन एग्जांपल है ना, इसको लिख लेना कहीं। ठीक है, जिसके ऊपर आईटीसी नहीं ले सकते वो इस पैरा में कवर नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि इस पैरा की बिजनेस एसेट्स का मतलब क्या है? ऑल असेट्स ऑन विच आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। बस बात खत्म। क्लेम्ड जिसके ऊपर आईटीसी लिया जा सकता है, या कैन बी क्लेम्ड और ऑलरेडी क्लेम्ड, या तो आपने ले लिया या तो लिया जा सकता है ना, उसको यहाँ पे कवर किया गया है। लेकिन एक बात याद रखना, लिया जा सकता है बट मैंने उसको क्लेम ही नहीं किया तो वो भी यहाँ पे कवर नहीं होगा। तो मैं इसको और सिंपल भाषा में आपके लिए लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो ताकि आप। ठीक है, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। बिजनेस असेट्स यहाँ पे लिख देते हैं। बिजनेस असेट्स मीन्स असेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। बात खत्म। जिसके ऊपर आपने आईटीसी ले लिया, अगर आपने आईटीसी ले लिया उसके ऊपर तो मतलब सिंपल बात है उसके ऊपर आईटीसी ले सकते थे जब भी तो लिया ना। ओके सर, तो जिसके ऊपर आपने आईटीसी ले सकते थे उस एसेट के ऊपर अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया तो फिर इस पैरा में कवर हो गया, अन्यथा नहीं होगा। अगर आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया तो इस पैरा में नहीं हो। सर दूसरी कंडीशन, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए। परमानेंट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने उसको ट्रांसफर कर दिया तो बाय बैक करने की कोई भी गुंजाइश या क्लॉज उस एग्रीमेंट में मत डालना।
सर जैसे मान लो मैंने किसी को बोला कि तो ये मशीनरी ले लो मेरी 14 दिन के लिए, फिर मुझे वापस कर देना, तो ये बेटा इसमें कवर थोड़ी ना होगा। परमानेंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, हमेशा के लिए उसको दे दिया, वापस मत मांगना उससे। ओके सर, तो बेसिकली सर इसमें क्या होता है ट्रांसफर बिजनेस में, अब मान लो जैसे मेरी कोई मशीनरी स्क्रैप हो रही है, डिस्पोज कर रहा हूँ मैं उसको, डिस्पोजल कर रहा हूँ, है ना। हमने डिस्पोजल पढ़ा था ना फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में ऊपर 7(1) में, डिस्पोजल, ये वही डिस्पोजल है। अगर मान लो मेरी कोई एसेट खराब हो गई, मैं उसको फेंक रहा हूँ, फेंक भी रहा हूँ, अगर मैं फ्री में भी दे रहा हूँ किसी को, तो भी वो वैलिड सप्लाई है, अगर वो फेंकने वाली एसेट के ऊपर मैंने आईटीसी लिया था तो वैलिड सप्लाई होगी वो। ओके सर, समझ में आ गया हमको बी पैरा नंबर 1 भी, बी पार्ट। अब हमारा आ गया पैरा नंबर 4, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस तो ऊपर भी था बेटा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस अच्छे से समझ लेना। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दो तरीके की होती हैं, एक तो हमारे पास होती है विद कंसिडरेशन और एक विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन है प्लस बिजनेस के लिए है, बिजनेस पर्पस के लिए है, बिजनेस पर्पस के लिए है, तो फिर लगेगा 7(1)(c), 7(1)(c। विदाउट कंसिडरेशन बिजनेस पर्पस के लिए 7(1)(c), विद कंसिडरेशन प्लस पर्सनल पर्पस के लिए 7(1)(b। दोनों सेक्शन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की ही बात करते हैं। चलो भाई, import of services by a person from a related person or from his establishments located outside India without consideration in course or furtherance of business shall be termed as supply। समझे कुछ नहीं? कुछ नहीं समझे, क्रक्स से समझते। देखो, इम्पोर्टेड सर्विस आपने किया, विद कंसिडरेशन किया या विदाउट कंसिडरेशन किया। विद कंसिडरेशन किया तो बिजनेस टेस्ट देखना पड़ेगा, बिजनेस टेस्ट मतलब कोर्स या फर्दरनेस में है या नहीं है। अगर है, विद कंसिडरेशन है, कोर्स और फर्दरनेस बिजनेस में भी है, तो सप्लाई है ये, फिर तो 7(1) में ही हो जाएगी, क्योंकि तीनों चीजें फुलफिल हो गई ना भाई, फॉर्म्स तो फुलफिल है ही सब में। उसके बाद दो कंडीशन एडिशनल होती है जो हमें देखनी पड़ती है, एक तो कंसिडरेशन और एक बिजनेस टेस्ट, बिजनेस टेस्ट बोल देते हैं। तो बीटी भी फुलफिल है, कंसिडरेशन भी, तो जब दोनों है तो 7(1) में टैक्सेबल है। अच्छा, विद कंसिडरेशन है, बिजनेस टेस्ट भी फुलफिल है, तो सप्लाई तो वो है ही है, 7(1) में है। अच्छा, विदाउट कंसिडरेशन है और रेटेड पर्सन के बीच में है, बिजनेस टेस्ट फुलफिल हो गया तो सप्लाई है। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन या रेटेड पर्सन से लिया हो आपने तो ही सप्लाई है, अगर किसी ऐसे अनजान आदमी से आपने लिया है तो सप्लाई नहीं होगा, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा, एनी अदर केस में सप्लाई नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर वही बात है यहाँ पे कि आप रिलेटेड पर्सन से लीजिए या फ्रॉम हिज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, आपका ही बिजनेस है जो बाहर है, आप उससे इंपोर्टेशन सर्विस कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो भी बेटा यहाँ पे कवर होगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि मैं इसको और सिंपल तरीके से समझाऊं। अगर आपने देखो बेटा इंपोर्ट किया है, क्या किया है, इंपोर्ट, दो दो बातें हो सकती है। पहली बात बताइए 7(1)(b) में, फिर बताइए 7(1)(c) में। 7(1)(b) में आने के लिए आपने इंपोर्ट किया हो वो पर्सनल नेचर का होना चाहिए, प्लस उसके अंदर कंसिडरेशन होनी चाहिए। ओके, 7(1)(c) में आने के लिए वो बिजनेस पर्पस का होना चाहिए, प्लस उसमें कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, प्लस ये रिलेटेड पर्सन या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन से आपका आना चाहिए। वही रिलेटेड पर्सन या डीटीपी हमने जो पढ़ा था, वो जो अभी यहाँ पे हमने नीचे पढ़ा ना, ये वाला, कि फ्रॉम अ रेटेड पर्सन तो वही सेक्शन 15 वाला है, और इसके एस्टेब्लिशमेंट से जो कि इंडिया से बाहर है, ठीक है, तो फिर आप 7(1)(c) में आ जाओगे। अच्छा, अगर एक केस और बन सकता है यहाँ पे, जो 7(1)(c) और 7(1)(b) दोनों में ही ना कवर हो, तो सर एक और केस बन सकता है। वहां पे क्या होगा कि मान लो मैंने पर्सनल नेचर के लिए किसी से इंपोर्टेशन सर्विस लिया और कंसिडरेशन भी नहीं दिया, तो बेटा ये तो दोनों का केस बन गया ना, एक हाइब्रिड केस, तो ये सप्लाई नहीं होगी, वैलिड सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि पर्सनल नेचर के लिए और कंसिडरेशन भी नहीं दी, तो बेटा ये सप्लाई फिर नहीं होगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ओके सर, हमें समझ में आ गया ये वाला पॉइंट भी। इसके बाद एजेंट सर्विसेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। अगर कोई प्रिंसिपल है और वो अपने एजेंट को कोई माल दे रहा है कि भाई ले इसे बेच दियो, तो इन दोनों के बीच में जो माल का ट्रांसफर हुआ इसको भी सप्लाई बोलेंगे, क्योंकि ये पैसा तो देगा नहीं एजेंट को, ना एजेंट पैसे इससे देगा, क्योंकि एजेंट खरीद थोड़ी ना है सामान को। तो ये सिटिंग मतलब ये केस क्या है पूरा, कि कोई प्रिंसिपल है, मैं वैलिड एग्जांपल देता हूँ आपको, वैलिड का मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल देता हूँ। जैसे मान लो डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क चॉकलेट, उसने क्या बोला रिलायंस फ्रेश से, रिलायंस फ्रेश है ना, आपने सुना होगा, रिलायंस स्टोर मान लो, रिलायंस स्टोर, तो रिलायंस स्टोर क्या करता है, सब बहुत सारे प्रोडक्ट रखता है अपने पास और बेचता है ना। तो रिलायंस स्टोर को उसने बोला कि ये लो भाई चॉकलेट बहुत सारी और इसे बेच देना।
अब आपको क्या लगता है, रिलायंस स्टोर ने क्या इनको पैसे दिए होंगे इसके लिए? नहीं दिए। रिलायंस स्टोर आगे जाके कस्टमर के पास ही डिस्प्ले करेगा, कस्टमर डिस्प्ले करेगा, और कस्टमर डिस्प्ले में अगर किसी को पसंद आ जाता है तो वो खरीद लेगा इसको, और फिर जो पैसे आएंगे वो पैसे रिलायंस स्टोर इसको देगा और बीच में अपनी कमीशन भी काट लेगा, है ना? ऐसे ही होता है ना? हाँ सर ऐसे ही होता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे केस इसमें हो सकते हैं, जैसे ऑक्शनर भी इसमें कवर हो सकता है, प्रोक्योरमेंट एजेंट भी कवर हो सकता है। तो अब ये बोला गया है जीएसटी में, अभी एग्जांपल दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग अपनी और बिठाएंगे। जीएसटी में बोला जा रहा है कि ये जो रिलायंस स्टोर को इसने माल दिया ना डेयरी मिल्क वालों ने, ये जो स्टॉक दिया है इसको भी वैलिड सप्लाई बोला जाएगा। कब, कहां, कैसे, क्यों, ये अब पढ़ते हैं। ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स इज कवर्ड, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को बहुत सारों को पता ही नहीं होता कि एजेंट सर्विसेज के अंदर खाली गुड्स हैं, सर्विसेज है ही नहीं, बस नाम एजेंट सर्विसेज है। अच्छा, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट वुड रिक्वायर N1 ए कंडीशन टू सेटिस्फाई टू बिकम वैलिड सप्लाई। मतलब सर, मतलब बेटा ये है कि फॉर्म से सप्लाई में होना चाहिए, जो कि होता ही होता है हमेशा, और कंसिडरेशन भी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब इसमें से ये वाली काट दो बस, तो मतलब ये वाली और ये वाली फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि कंसिडरेशन तो नहीं होगी जब तो 7(1) में आएंगे। ओके सर। अच्छा, एजेंट कौन होता है? पर्सन कैरिंग ऑन सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड शैल इंक्लूड फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, हार्थिया, डेल क्रेडिट कमीशन एजेंट, ऑक्शनर, एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट। तो सारे नाम के एजेंट इसमें कवर हैं। जीजी पॉइंट क्या है? इनवाइस फॉर फर्दर सप्लाई इन द नेम ऑफ एजेंट है तो कवर है, इनवाइस फॉर द परचेज इन नेम ऑफ एजेंट है तो कवर है। अब आपको बस ये बात याद रखनी है, देखो ध्यान से समझना, अगर आपने फर्दर सप्लाई करी, अब इसी केस में रिलायंस फ्रेश वाले में क्या हुआ, डेयरी मिल्क ने माल बेचा रिलायंस फ्रेश को, रिलायंस फ्रेश ने आगे बेचा। अब जब बेचा कस्टमर को, तो जो इनवॉइस दिया, उस इनवॉइस में सेलर का नाम क्या लिखा, इसका सेलर कौन है? अगर सेलर ने अपना नाम लिख दिया रिलायंस फ्रेश, तो बेटा फिर ये कवर्ड है, वैलिड सप्लाई है। लेकिन अगर रिलायंस फ्रेश ने केवल नाम लिखा किसका, कैडबरी मतलब डेयरी मिल्क, तो बेटा फिर ये नॉट कवर है। अगर उसने अपना नाम लिख के बिल बनाया तो कवर है, अगर उसने सेलर मैन्युफैक्चरर का नाम ही लिख के बनाया, अपने प्रिंसिपल का नाम लिख के बनाया, तो फिर कवर नहीं है। ऐसे ही इनवॉइस फॉर परचेज, ये तो हो गया हमारा जो हमने सेल किया। अच्छा, मैं नीचे एग्जांपल दे तो रखे हैं आपके लिए, उसको समझाऊं? ठीक है, देखो मिस्टर रौनक एक बायर थे, इन्होंने अपॉइंट किया मिस्टर सिंह को। किसको अपॉइंट किया? मिस्टर आर को किया, सॉरी, इन्होंने अपॉइंट किया मिस्टर आर को। किस लिए किया अपॉइंट? अपॉइंट मिस्टर आर टू बाय प्रोडक्ट एट बेस्ट प्राइस इन द मार्केट ऑन कमीशन बेसिस। भाई मिस्टर रौनक है कोई, उनको कोई सामान खरीदना है, अब उनके पास समय नहीं है कि वो मार्केट में जाके सामान को खरीद सके, तो उन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया मिस्टर आर को और बोला कि आप मेरे लिए सामान खरीद के लेके आओ, उसके लिए मैं आपको कमीशन दूंगा। तो ये मिस्टर आर ने ढूंढ लिया मिस्टर सिंह को, सेंड द परचेज रिक्वायरमेंट एंड फाइनलाइज द ऑर्डर, आस्क्ड टू डिलीवर टू मिस्टर रौनक इनवॉइस इन द बायर नेम। अब मिस्टर आर ने क्या किया, एक सप्लायर को ढूंढ लिया मिस्टर सिंह को और बोला मिस्टर सिंह को कि भैया माल डायरेक्टली कहां डिलीवर करना, रौनक भाई के पास, और बिल जो बनाना वो मिस्टर रौनक के नाम से ही बनाना। तो बेटा इस केस के अंदर मिस्टर आर जो है, क्या वो एजेंट है? भी नहीं है, तो बेटा वो एजेंट नहीं है एज पर सेक्शन 7(1)(c। तो इनके द्वारा ये जो सप्लाई हुई रौनक के और मिस्टर आर के बीच में, इट इज नॉट अ वैलिड सप्लाई। Above shall not be covered under Schedule 1 as the principal and agent relationship could not be established। ये खाली क्या है? ये एक खाली प्रोक्योरमेंट एजेंट है, तो प्रोक्योरमेंट एजेंट कवर नहीं है 7(1)(c के एजेंट की डेफिनेशन में, एज मिस्टर आर इज ओनली एक्टिंग एज प्रोक्योरमेंट एजेंट। ओके सर, और भी एग्जांपल आपके लिए मैंने यहाँ पे रखे हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए। मान लो हमने एक ऊपर देखा था ना सर्कुलर भी देखा था हमने, चलो सर्कुलर तो मैं बाद में अब छोड़ दो, हमने एक फॉर्म सप्लाई में सर्कुलर देखा था ऑप्शनल वाला, जिसके अंदर फोटो वोटो थी, मैं दिखाई देता हूँ आपको, आपको याद नहीं आएगा इससे। कहाँ गया वो सर्कुलर हमने ऊपर देखा तो था, ये क्या है तो ऊपर ही वो, इतना ऊपर तो नहीं है भाई, पेज नंबर बना गए तो, सुलोचना आर्ट गैलरी, ये रहा। देखिए ये सर्कुलर क्या था, ये सर्कुलर कहता था कि आर्ट सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन। अब इसी में ही हम लोग एक सेटिंग और बिठा लें, मान लीजिए आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट बेची ऑक्शनर को, बेची नहीं मतलब सेंड करी,
ऑक्शनर, और ऑक्शनर ने आगे आर्ट गैलरी को ट्रांसफर करी। ऐसे भी तो हो सकता है। तो आर्टिस्ट ने क्या किया, ऑक्शनर को दिया और बोला मेरी आर्ट की ना बोली लगवाओ, और बोली का ऑर्गेनाइजेशन भी तुम ही करो, चलो लोगों को बुलाओ, ऑर्गेनाइज करो, बोली लगवाओ और मेरी पेंटिंग बिकवाओ, या आर्ट गली में बिकवाओ या तो बोली लगवाओ। ऑक्शनर को बोल दिया, ठीक है सर। अब ऑक्शनर ने आगे आर्ट गैलरी में ये बोली लगवाई और वहां पे सेल कर दिया। तो अब ये देखा जाएगा जिसने सेल किया, वो जो सेल किया उसमें जो इनवॉइस बनाई, वो इनवॉइस किसके नाम पे बनाई, अगर अपने सेल्फ के नाम पे बनाई तो बेटा फिर ये कवर है एजेंट, और ये एजेंट कवर होने की वजह से वैलिड सप्लाई में आ जाएगा, फिर इनको जीएसटी लग सकता है। लेकिन अगर इसने इनवॉइस बनाई किसके नाम पे, उस आर्टिस्ट के नाम पे ही बनाई, तो बेटा फिर ये जीएसटी में कवर नहीं होगा। ओके सर, इतनी सी बात है बस, और कुछ ज्यादा नहीं है। वो मैंने आपको क्रक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है, क्रक्स में भी मैंने आपको यही बात बताई है। क्रक्स में क्या बताया देखो, कहाँ गया क्रक्स, ये रहा जीजी पॉइंट है ना। इनवाइस फॉर फर्दर सप्लाई अगर आपके नाम में है तो कवर है, लेकिन अगर आपने उसको परचेज किया, प्रोक्योरमेंट एजेंट हो, अगर आपने अपने नाम पे सामान खरीदा तो भी फिर कवर हो जाएगा। मतलब हमें अपने नाम पे कुछ नहीं करना, जो करना है क्योंकि हम एजेंट हैं तो किसी और के लिए कर रहे हैं काम, तो किसी और के नाम पे ही करो। अगर अपने नाम पे आपने कुछ भी कर दिया ना तो फिर आप कवर हो जाओगे एजेंट की डेफिनेशन में, फिर कोई भी नाम के आप एजेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, तो हमने पैरा नंबर 3 भी कवर कर लिया, हमने पैरा नंबर 4 भी कवर कर लिया, पैरा नंबर 1 भी कवर कर लिया, पैरा नंबर 2 तो हमने सबसे पहले कवर कर लिया था। आपने देखा हमने शेड्यूल नंबर 1 पूरा कवर कर लिया बेटा, तो शेड्यूल नंबर 1 फटाफट से एक बार रिकॉल कर ले। हाँ सर, शेड्यूल नंबर 1 फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, फिर क्लास को कर देंगे हम लोग एंड। शेड्यूल नंबर 1 रीड विथ 7(1)(c) क्या बोलता है कि अगर आपने आरबीआई एजेंट वाली सर्विसेज या गुड्स कुछ भी किया है विदाउट कंसिडरेशन तो बेटा वो कवर है। पहला, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आपने करी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, अगर आपने रिलेटेड पर्सन के बीच में विदाउट कंसिडरेशन इवन कोई ट्रांसफर लेन देन किया है तो वो भी कवर है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर डीम्ड पर्सन भी आ जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट्स के बारे में एक बात याद रखनी कि बिजनेस एसेट्स के अंदर कोई सी भी एसेट आ सकते हैं जिसके ऊपर आप आईटीसी ले सकते हो, है ना, और आपने ले भी लिया हो। जिसके ऊपर आईटीसी नहीं लिया वो इसमें कवर नहीं है, आईटीसी ले लिया फिर उसको फ्री में भी किसी को दे दिया तो उसके ऊपर भी वैलिड सप्लाई माना जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर हमने किया है लेकिन विदाउट कंसिडरेशन है बट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो ही यहाँ पे कवर होगा, वो वैलिड सप्लाई माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन भी, मान लो मैंने बाहर से कोई इंपोर्ट किया सर्विसेज लेकिन रिलेटेड पर्सन से किया, यहाँ पे रिलेटेड पर्सन वाली भी पॉइंट आपको याद रखना है कि रिलेटेड पर्सन से इंपोर्टेशन होना चाहिए तो वो मेरा पूरा कवर हो जाएगा। एजेंट सर्विसेज, तो एजेंट के सर्विसेज का क्रक्स यही था कि अगर आपने इनवाइस अपने नाम में बना दिया है, इनवाइस अपने नाम में बना दिया है एजेंट होते हुए भी तो आप कवर हो, अन्यथा आप कवर नहीं हो। देखो मैंने फटाफट से सैम्पल से आपको रिवाइज भी करा दिया अंत तक, ठीक है, और हमने देखो 45 मिनट अराउंड में ये चीज कवर भी कर ली। मैं चाहता हूँ ना बेटा आप 7(1)(c) में देखो टाइम कम क्यों लगा, क्योंकि हमने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन ऑलरेडी पहले सीख रखी थी। अगर हम रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन यहाँ सीखते ना तो ये लेक्चर कम से कम 2 घंटे का जाता, मतलब बढ़ जाता ना फिर टाइम, फिर हम लोग का डिस्कशन थोड़ा तो बढ़ता ही यार। अभी हमारा नियर बाय 45 तो शायद 1.5 जाता, 2 तो नहीं 1.5 घंटा तो चला ही जाता, क्योंकि आधा घंटा रिलेटेड पर्सन समझाने में निकल जाता आपको। ठीक है, अभी हमने क्या कवर कर लिया, हमने 7(1)(c) कवर कर लिया। देखा कितना मजा आया, हमने 7(1) पूरा खत्म करते हुए हमने बहुत अच्छी तरह से खत्म कर लिया 7(1) पूरा। देखो हमने देखा था ना 7 सेक्शन जो है वो 7(1) है पहला, फिर 7(1)(2) है, फिर 7(1)(a) है। तो 7(1) हमने पूरा खत्म कर लिया। 7(1) के अंदर 2 हिस्से थे, विद कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन के अंदर फर्दर 3 हिस्से थे, 7(1)(a), 7(1)(AA), 7(1)(b, और विदाउट कंसिडरेशन में एक ही था 7(1)(c). हमने पूरा खत्म कर दिया। क्लैपिंग फॉर यू। वेरी इंपॉर्टेंट चीज हमने खत्म करी है, इसकी रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 7(2), जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें सप्लाई नहीं हो सकती। एक लिस्ट दी हुई है जिसको बोल रहे हैं शेड्यूल 2, मतलब टेबल 2 है, जिसके अंदर बहुत सारी लिस्ट लिखी है जो सप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक बार पता चल जाए सप्लाई है या नहीं है, फिर देखेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ये भी हमें सरकारी बताती है तो हम 7(1)(a) में देखेंगे। फिर हमारा सप्लाई वाला ये सेक्शन नंबर 7 जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। Okay, sir. Now we will be meeting into the next class. Be ready now. From now onwards, सारे टॉपिक झकास होने वाले हैं एकदम। ठीक है जी, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, मेरे साथ साथ पढ़ाई करनी है, सिलेबस एकदम ऐसे खत्म करेंगे और पूरे का पूरे 100 नंबर लेके आने वाले हम लोग आईडीटी में। जिसका 100 नंबर का पेपर है, जिसका 50 नंबर का पेपर हो रहा है, उसका तो 50 नंबर क्या आप सोचो। पेपर जब हाथ में आएगा ना इंटर वाले बच्चों, देख लेना फर्स्ट ईयर का पेपर भी, जितना मैंने अभी सप्लाई के चैप्टर से पढ़ाया है ना, इसी चैप्टर से ही केवल, इसी चैप्टर से ही केवल आप तकरीबन 12 से 15 नंबर का पेपर सॉल्व कर लोगे। अभी भी उठा लेना कोई सा भी पेपर, गारंटीड। जितना भी आपने 10 11 क्लासेस 12 क्लासेस 13 क्लासेस जितनी भी करी हैं,
उसके बाद 10-12 नंबर का इंटर वाले बच्चों को बोल रहा हूँ आराम से तोड़ दोगे यार, और ज्यादा ही लिखोगे। सजेस्टेड आंसर देख लेना उठा के कितना लिखा है, उससे ज्यादा तो मैंने आपको बता दिया। और फाइनल वाले बच्चों को भी बता दूं कि आप भी बेटा अभी 4 से लेके 8 नंबर आराम से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू तो बेटा इसमें से ही आएंगे बेसिक वाले, प्लस सप्लाई के एडवांस इशू जो है वो अभी हमने कवर नहीं करे हैं फाइनल वालों के लिए, लेकिन फिर भी बेसिक इशू जो होते हैं उससे भी क्वेश्चन एक आधी बन जाता है, तो 4 से 8 नंबर आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। फाइनल वाले बच्चे भी, इंटर वाले बच्चे को तो भाई बहुत मजा आ जाएगा अगर उन्होंने अच्छे से कर लिया। इंटर वाले बच्चों समझ लो तुम बात, जो मैंने स्टडी प्लान में आपको बताया ना, स्टडी प्लान अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो पेपर नंबर 7 का देख लेना आपने। मैंने बहुत अच्छी तरह से डाला स्टडी प्लान वहां पे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ये नेगेटिव लिस्ट। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टाटा, सायोनारा।